नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम जी की कहानी कर्मा वाली। बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से छुआ कौर मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्चें! मैं और मेरे दोनों बच्चे सीसी कर उठे थे। यहाँ बीबी, जाटों की आवाजाही बहुत है। शराब की दुकान भी यहाँ कोसों में से एक ही है। जाट जब घूंट पी लेते हैं, फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं, तंदूर वाला कह रहा था। यहाँ बीबी, घूंट शराब का तो सभी पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके आए, तब जरा ज्यादा ही पी लेते हैं। यहाँ ऐसी घटनाएं! अभी तो परसों तरसों कोई 5-6 आ गए थे। एक आदमी मार कर आए थे, खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारत करने। वह देखो, मेरी 3 कुर्सियां टूटी पड़ी हैं। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का। वह जल्दी पकड़ कर ले गए उन्हें, तो मेरे चूल्हे की ईंट भी नहीं मिलती। पर कमाई भी तो उन्हीं की खाते हैं ना। कौशलिया नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले गई थी, पर मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी, और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को हो गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और अंदर से खुला था, और भीतर की ओर से एक तरफ तो 6-7 खाली बोरियां तानकर जो पर्दा रखा गया था, उसके पीछे पड़ी 3 खाटों के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहीं रहते थे। मुझे लगा कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। वहां पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का काड़ा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा, और फिर बाहर आकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। वह एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात भी याद नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया बीबी। पिछले साल, नहीं नहीं, उससे भी पिछले साल तू यहाँ आई थी ना? आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ, मुझे याद तो आ रहा है। वहां तूने मुझे डोली में बैठी हुई को रुपया दिया था। बात याद आई। 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहां पर नया रेडियो स्टेशन खुला था, और पहले दिन के समागम के लिए मेरे दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहां एक कविता पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जलंधर स्टेशन की तरफ से आए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया था, और हम 3-4 लेखक कौशलिया नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कोई 1-1.5 मील ढलान पर थी, और वापसी चढ़ाई चढ़ते हुए हम सब चाय के एक एक गर्म प्याले को तरस गए थे। सबसे साफ और खुली दुकान यहीं पर लगी थी। यहीं से चाय का एक एक गर्म प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफी थी। तंदूर वाला कह रहा था, आज यहाँ से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी, मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना। और फिर सामने मैदान में डोली उतरी। डोली किसी पिछले गांव से आई थी, उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। विवाह भी बड़ी अजीब चीज है। आते वक्त कैसे रंग बांधता है, और जाते समय, हम में से एक ने कहा था। और चाय के घूंटों के साथ रंग की फिलॉसफी भी गर्म होती चली गई। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह देख कर आऊं। देखूं उसके मुंह पर आज कैसा रंग है। मुझे याद आया, मैंने कहा था। मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास नहीं जाने देगा, तुम ही देखाओ, पर खाली हाथों ना देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा
एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने नाइन से पूछा, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी, सदके देख, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की की श्रृंगारपुरी नथ में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झेलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले जब तुमने कविता पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपए रुपए के नोट पर तुम्हारा हस्ताक्षर करवाया था। उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वह रुपया उसे किसने दिया था। अगर वह जानती होती, हस्ताक्षर ही करवा लेती। 2 साल पहले की बात थी, मुझे पूरी की पूरी याद आ गई। तू वह डोली वाली लड़की? हाँ बीबी। जाने किस घटना ने उसे 2 बरसों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर से दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सूझता नहीं था कि मैं उससे कैसे पूछूं। बीबी, मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। 1 बार नहीं, 2 बार। यहाँ भी कितने लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है। कई तो रोटी खाते खाते यहीं पर छोड़ जाते हैं। सच? और फिर तूने पहचान ली? मैंने उसी वक्त पहचान ली थी। पर बीबी, वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे जल्दी कोई जवाब न बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने नहीं किया था। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं कहानियां लिखती हूँ ना। कहानियां? बीबी, वे कहानियां सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियां तो सच्ची होती हैं, पर नाम झूठे होते हैं ताकि पहचानी न जाए। तू मेरी कहानी भी लिख सकती है बीबी। अगर तू कहे तो मैं जरूर लिखूंगी। मेरा नाम कर्मा वाली है। मेरा तो चाहे नाम भी झूठा ना लिखना, मैं कोई झूठ थोड़े ही बोलूंगी। मैं तो सच कहती हूँ, पर मेरी कोई सुने भी तो कोई नहीं सुनता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे पड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना, मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आईं। उसमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरे जितनी। वह किसी दूर के रिश्ते से मेरी नंद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी, बिल्कुल मेरी ही नाप है। भाभी, तू चिंता न कर, जो कपड़े सीऊंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सचमुच वरी के जितने भी कपड़े थे, मुझे खूब अच्छी तरह से आते थे। वही नंद मेरे पास कई महीने रही और बाद में भी मेरे कपड़े वही सीती रही। मेरा चाव भी बहुत करती थी। कहा करती थी, भाभी, चाहे मैं 2 महीने के बाद आऊं, चाहे 6 महीने के बाद, पर तू किसी और से कपड़े मत सिलवाना। मुझे भी वह बहुत अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बुरी लगती। मेरा जो भी कपड़ा सीती थी, पहले स्वयं पहन कर देखती थी। कहती थी, तेरा मेरा नाप एक है, देख मुझे कैसे पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नए हों, पर हैं तो उसके उतारे हुए ही ना। रस्सी के साथ टंगा हुआ टाट का पर्दा था। बान की ढीली सी खाट थी। खेस भी खस्ता था। लड़की भी अल्लड़ और अनपढ़ थी। पर यह ख्याल इतना नाजुक, इतना मुलायम। मैं चौंक उठी। पर बीबी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही। जाने बेचारी का मन छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बता दिया, उसकी और मेरे घर वाले की लगी हुई थी। यह उसका दादा पोते के रिश्ते से भाई लगता था। पर उसके एक सगे भाई को यह बात बहुत बुरी लगी थी। वह तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतारने लगा था। किसी ने मुझे यह भी बताया कि थोड़े समय जब वह बाग गोदने लगी थी तो उसे फिट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मा वाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी,
तो मेरे मन की बात समझ ले। मुझसे उतरन नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारे वाली सलवारें, मेरी तारों जड़ी चुनरियाँ और मेरी सलमा वाली कमीजें सब उसका उतरन थी। और मेरे कपड़े की भांत मेरा घरवाला भी। कर्मा वाली की आवाज़ के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता। अब बीबी, मैं सारे कपड़े उतार आई हूँ, अपना घर वाला भी। यहाँ मामा मामी के पास आ गई हूँ। इनका घर लीपती हूँ, मेज़ धोती हूँ और मैंने एक मशीन भी रख छोड़ी है। 4 कपड़े सी लेती हूँ और रोटी खा लेती हूँ। भले ही खद्दर जुटे चाहे लट्ठा, किसी की उतारन तो नहीं पहनती। मेरा मामा सुलह कराने को फिर रहा है, मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं जैसे जी रही हूँ वैसे ही जी लूँगी और कुछ नहीं चाहती। फिर सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मा वाली के जिस जिस्म के साथ कहानी घटी थी, उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। यहाँ मैं पल भर पहले मिर्चों से शराब और शराब से खून खराबे पर पहुँचती बात से घबरा गई थी। वहाँ कर्मा वाली कितनी दिलेरी से जी रही थी। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजर रही थीं और जिसकी सवारियाँ रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती थीं, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गरम तंदूरी रोटी के लिए। वे जिनके पहन हुए रेशमी कपड़े जाने किस किसके उतारन थे। और कर्मा वाली उनकी मेजें पोंछती थी, कुर्सियां झाड़ती थी। वह कर्मा वाली जिसने एक खद्दर की कमीज पहन रखी थी, जो अपने जिस्म पर किसी की उतारन नहीं पहन सकती थी।